हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से बेहतर होना। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो इकनॉमी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और आपको समझ भी आएगा। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इकनॉमी का एक ही मतलब होता है पैसा या मनी। जहाँ भी मनी आ जाती है वहाँ ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। जो जो जहाँ जहाँ भी मनी रिलेट करती हैं, जहाँ जहाँ भी मनी आती है, मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। हम स्टडी करेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी रिलेटेड एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहली है प्रोडक्शन, दूसरी है कंजम्पशन। दोनों आपस में रिलेट करती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ में वैल्यू ऐड करना। तो प्रोडक्शन किस चीज़ों की होती है, गुड्स की और सर्विसेज। गुड्स यानी कि सामान और सर्विसेज यानी कि किसी चीज़ की सर्विस देना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का एग्जांपल जैसे वुड से हमने चेयर बना दी तो उसमें हमने वैल्यू ऐड करी और हमने एक प्रोडक्ट तैयार करा, मटेरियल तैयार करा, तो वो क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड। इसके अलावा स्टील से कार तैयार करना या कोई व्हीकल तैयार करना, तो वो भी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कौन देता है, जैसे कि डॉक्टर, जो MBBS डॉक्टर है, ये जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो डॉक्टर की सर्विस दे रहे हैं। जिन्होंने LLB कर रखी है वो लॉयर की सर्विस दे रहे हैं। जिन्होंने अपनी मास्टरी कर रखी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो ट्यूशन की सर्विसेज दे रहे हैं। जो डोमेस्टिक लेबर है वो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर सर्विस दे रहे हैं। काउंसलर जो कि मेंटली इल लोग हैं उनकी सर्विस दे रहे हैं, उनको ठीक करने की, उनको गाइड करने की, काउंसलिंग करने की। इस दूसरा पॉइंट आता है कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जब कोई किसी चीज़ की सर्विस देता है या कोई गुड प्रोड्यूस करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है या बनाता है किसी चीज़ को, गुड को या सर्विस को, तो वो प्रोडक्शन होती है। कंजम्पशन होती है कि वो लोग जो कि इन्हें बाय करते हैं, गुड्स को, मटेरियल को बाय करते हैं। जैसे जिन्होंने चेयर खरीद ली तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने कंजम्पशन कर ली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की। और कंजम्पशन भी दो चीज़ों की होती है, गुड्स और सर्विसेज। जो सामान है उसकी भी कंजम्पशन होती है और जो सर्विसेज है उसकी। कोई मैथ में वीक है तो मैथ की ट्यूशन लेगा, किसी को कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर की सर्विस लेगा, किसी को कोई केस चल रहा है उसका तो वो लॉयर की सर्विस लेगा, किसी को इतना फिट नहीं है कि वो अपने जो हाउस है उसकी क्लीनिंग कर सके तो डोमेस्टिक लेबर की हेल्प लेगा, कोई मेंटली इल है तो वो काउंसलर की हेल्प लेगा। तो ये सारी सर्विसेज है। और जो भी हम प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, जैसे किसी को ब्रेड की हमें रिक्वायरमेंट हुई, हमने ब्रेड ली तो हमने एक ब्रेड कंज्यूम कर ली। तो जो ब्रेड की जिन्होंने प्रोडक्शन करी तो उनसे हम ब्रेड कैसे लेंगे या गुड्स या सर्विसेज कैसे लेंगे, पैसों के थ्रू। तो कंजम्पशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो जो प्रोडक्शन के गुड्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, पैसों के थ्रू। और जो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कैसे अपनी प्रोडक्शन देते हैं, पैसे लेकर। प्रोडक्शन वाले क्या कहते हैं, एक कॉमन मीडियम बना दिया कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपको ये गुड दे देंगे या सर्विस दे देंगे। और कंजम्पशन वाले क्या कहते हैं, उन्होंने भी एक कॉमन मीडियम बना दिया कि आप हमसे पैसे ले लो, हमें सर्विस दे दो, या हमें एक गुड दे दो, हमें चेयर दे दो, हमें कार दे दो। आप खुद सोचो, आप कभी भी आपको कोई भी सर्विस चाहिए, डॉक्टर की, लॉयर की, टीचर की, तो आप पैसों के थ्रू नापते हो कि हाँ आप इतने पैसे ले लो और हमें सर्विस दे दो। या आपको कोई गुड चाहिए, आपको कोई चेयर पसंद आ गई तो उसकी वैल्यू किस में नापी जाती है, मनी में। जैसे कि कोई चेयर 5000 की है तो आप क्या कहोगे कि ये 5000 लो और मेरे को चेयर दे दो। तो प्रोडक्शन वाले ने अपनी एक वैल्यू सेट कर रखी है कि हमने ये चेयर
मान लो हमने 1000 रुपये की लक्कड़ लाके उसकी चेयर बना दी और उसमें वैल्यू ऐड कर दी, और वो अब हमें 3000 की कॉस्ट कर रही है और हमने उसको 5000 रुपये में बेच दिया। तो इकनॉमी की दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा रोटेट करता है। दोनों आपस में लिंक कैसे करते हैं? पैसों के थ्रू। जितनी ज़्यादा कंजप्शन होएगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी। यानी कंजप्शन क्या होती है? रिक्वायरमेंट, और प्रोडक्शन क्या होती है? रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो सामान बनाया जाता है, सर्विसेज करी जाती है, वो सारी प्रोडक्शन होगी। अब हम पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो पर कैपिटा इनकम जानने से पहले आपका इनकम जानना ज़रूरी है। इनकम क्या होती है? किसी काम के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम इनकम बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जो पर कैपिटा इनकम होती है वो एक गिवन एरिया की इनकम होती है, और वो एरिया हमेशा मेंशन होता है कि वो किस एरिया की है। क्या वो एक सोसाइटी की है, एक डिस्ट्रिक्ट की है, एक स्टेट की है, एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम किसी भी लेवल के एरिया की हो सकती है। पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है, जो भी गिवन एरिया है उनकी टोटल इनकम, मतलब जो भी आपको मेंशन एरिया, अगर एक सोसाइटी का बोला है कि उसकी पर कैपिटा इनकम निकाल लो, तो आप क्या करोगे? सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है उसको आप टोटल कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे उसी एरिया में रहने वाले लोगों से। अब आपको दे रखा है एक सोसाइटी में मान लो 10 लोग रहते हैं और उनकी इनकम 10,000 रुपये है, टोटल इनकम 10 लोगों की। तो आप 10,000 को 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल इनकम जो गिवन एरिया है वहाँ कितनी दी है? 10,000 रुपये, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 लोगों की। तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कितनी आ गई? 1,000 रुपये। यानी कि उस सोसाइटी में रहने वाला प्रत्येक इंसान 1,000 रुपये कमा रहा है एवरेजली। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हर कोई 1,000 रुपये कमा रहे हैं। 10 लोग जितने रहते हैं उस सोसाइटी में 1,000 कमा रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो 1 रुपया भी ना कमा रहे हो, और हो सकता है कोई ऐसा हो जो 5,000 रुपये कमा रहा हो, 3,000 रुपये कमा रहा हो, कोई 500 रुपये कमा रहा हो। लेकिन ये एक एवरेज इनकम निकाल देते हैं कि जितने गिवन एरिया में जितने लोग रहते हैं उनकी क्या इनकम है, उनको टोटल कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया वहाँ रहने वाले गिवन एरिया की पॉपुलेशन से, और आंसर आ गया पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। अब हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होता है? ये एक एवरेज इनकम बताता है पर पर्सन की इन अ गिवन एरिया। जैसे कि मैंने बताया, पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है, क्योंकि एक एवरेज इनकम दे देता है, एक अनुमान दे देता है एवरेजली एक गिवन एरिया का, जो भी आपसे एरिया पूछा है। जैसे कुछ भी, हर एरिया की अपनी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। जैसे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम क्या है, पंजाब की पर कैपिटा इनकम क्या है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, यूएसए की पर कैपिटा इनकम क्या है। हर किसी की पर कैपिटा इनकम दी जाती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये एक एवरेज इनकम होती है, और जो एवरेज इनकम जो है ये पर कैपिटा इनकम ये पता लगाती है कि एक इंसान एवरेजली कितना कमाता है गिवन एरिया में, जो एरिया दे रखा है उस एरिया में। जो गिवन एरिया है वो एक सिटी भी हो सकता है, एक रीजन भी हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकती है। ये एक स्पेसिफिक ईयर की इनकम निकाली जाती है, यानी कि एक साल में एक इंसान कितना एवरेजली कमा रहा है वो होती है पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला क्या है? जो गिवन एरिया है उसमें रहने वाले लोगों की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय उस एरिया में रहने वाले की टोटल पॉपुलेशन। इसका एक एग्जाम्पल दिया जाए आपको, तो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि मान लो 4 लोग हैं। जो 4 लोग हैं उनकी मंथली इनकम है $7,200। 4 लोगों की इनकम, जो गिवन एरिया है वहाँ 4 लोग रहते हैं और उनकी मंथली इनकम दे रखी है $7,200 मंथली इनकम दे रखी है 4 लोगों की।
तो हम पे टोटल इनकम दे रखी है 7,200 और पॉपुलेशन कितनी है टोटल गिवन एरिया की 4। तो हम डिवाइड करके हमारे पास एवरेज इनकम कितनी आ गई है, पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई है 1800। 1800 का मतलब है कि एवरेजली वहाँ हर इंसान $1800 मंथली कमा रहा है जो एरिया हमें दे रखा है। तो हो सकता है कि इन 4 लोगों में से कोई एक पर्सन हो जो 1 रुपया भी ना कमा रहा हो और एक ऐसा पर्सन हो जो 3 से 4 हज़ार रुपये कमा रहा हो और कुछ ऐसे हो जो 500 2000 ऐसे कमा रहे हो। लेकिन ये एक एवरेज दे देता है कि जो नहीं भी कमा रहा वो एवरेजली कितना आ जाता है और जो मैक्सिमम कमा रहा है उसकी भी एवरेज आ जाती है। तो ये नहीं बताता कि हमारे देश में या हम जो गिवन एरिया है उसमें कौन कितना पैसा कमा रहा है। इसमें एक एवरेज दे देती है कि एवरी पर्सन एवरेजली कितना कमा रहा है एक गिवन एरिया में। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक क्या होता है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक नॉर्मल बैंक होता है जो कि लोगों अपने एरिया में रहने वाले लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करता है, उसको सारा पता होता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है और वो लोन्स प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट लेता है। उसी प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि कंट्रीज़ के अकाउंट अपने बैंक में ओपन करता है और वो ये देखता है कि किस कंट्री पे कितना पैसा है और फिर उसको वो रैंक करता है। जिस कंट्री पे ज़्यादा पैसा है वो उसको अमीर कंट्रीज़ बोलता है, जिस कंट्री पे कम पैसा है वो उसको गरीब कंट्रीज़ बताता है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया लेकर पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया लिया हुआ है जिससे वो ये रैंक करता है कि कौन सी कंट्री कितनी अमीर है और उस हिसाब से वो रैंकिंग करता है। वर्ल्ड बैंक ने जो कंट्रीज़ है उनको डिवाइड कर रखा है 3 में, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कहलाई जाती है जो कि हाई होती है, जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, और डेवलपिंग उनको कहा जाता है जिनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अच्छे पेस से बढ़ रही है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ किनको कहा जाता है, जो वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, यानी कि जिन देशों में लोग पैसा एवरेजली हर कोई वहाँ पर पैसा कम कमा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो सब सारी कंट्रीज़ के जो टोटल इनकम है उसको वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता है। जैसे इंडिया में मान लो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वो उसकी वहाँ की रहने वाली जितनी भी लोग हैं पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेगा, वहाँ जितने भी 135 करोड़ लोगों की इनकम है उससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या है, वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। ऐसे वर्ल्ड बैंक सारी कंट्रीज़ की इनकम पर कैपिटा इनकम को नोट करता है और फिर उसको रैंक करता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जिनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है वो उसको रैंक करता है सबसे ऊपर, और जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है उसको वो नीचे 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 रैंक करता चला जाता है। और जो कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है वो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड में आ जाती है और जिन कंट्रीज़ की ज़्यादा होती है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाती है। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलप्ड नेशन या इकोनॉमिक्स। नेशंस को इकोनॉमिक्स भी बोल दिया जाता है। डेवलप्ड का मतलब होता है जिन देशों में विकास की प्रक्रियाएं ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वहाँ विकास हो चुका है, वहाँ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ उन देशों में गरीब भी बहुत कम हैं, जहाँ लोगों की इनकम हाई होती है उनको डेवलप्ड नेशन बोला गया है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक का नापने का क्राइटेरिया है किसी कंट्री को अच्छा या बुरा या डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नापने का जो क्राइटेरिया वो किस बेस पे है, इनकम के बेस पर।
जिन देशों में लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे वो वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड कंट्रीज़ में रखा है, और जिन देशों में लोग कम पैसा कमा रहे हैं उन देशों को वर्ल्ड बैंक ने अंडर डेवलप्ड नेशंस में रखा है या इकोनॉमीज़ में रखा है। वर्ल्ड बैंक ने एक पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया दिया है, दोज कंट्रीज़ हैविंग पर कैपिटा इनकम। वो कंट्रीज़ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो सारी कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,616 से ज़्यादा है एक साल के अंदर, वहाँ क्या है, वो कंट्रीज़ डेवलप्ड नेशंस में आएगी। यानी कि वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि वहाँ रहने वाला हर एक इंसान साल का $12,616 से ऊपर कमाता है, तो वो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएगी। यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान एक साल में $12,616 से US डॉलर होते हैं, ये US डॉलर 12,616 से ऊपर कमाता है एक साल में, वो कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड नेशंस कहा है। और इनमें कौन कौन से नेशंस आ जाते हैं, जापान, यूके और यूएसए। जापान आपको पता है जापान बहुत डेवलप्ड नेशन है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी बहुत डेवलप्ड नेशन है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी डेवलप्ड नेशन में आता है। जो ये नेशंस होते हैं डेवलप्ड नेशंस, इसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है। जो लोगों पे गाड़ियाँ होती है अच्छी, लोगों के जो पाने के कपड़े होते हैं वो बहुत ब्रांडेड होते हैं, ज़्यादातर लोग इन देशों में एजुकेटेड होते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है उनका जीने का। अब सेकंड आ जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक ने देखा कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो ना अंडर डेवलप्ड है और ना डेवलप्ड। यानी कि हम उसे ये नहीं कह सकते कि वहाँ विकास अभी शुरू नहीं हुआ, और ना ये कह सकते हैं कि वहाँ मतलब विकास की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। those countries in which agriculture and primary sector tend to decline are in the stages of developing economies या countries। वो कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि जिन देशों में खेती बाड़ी मान लो ज़्यादा होती थी और उनमें खेती बाड़ी में कमी आई है, और जो दूसरे सेक्टर हैं, अब सेक्टर्स क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। सेक्टर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़ा होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज़ से जुड़ा होता है, और जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विसेज से जुड़ा होता है। तो जिन कंट्रीज़ में प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन करता है, हर कंट्री में ये 3 सेक्टर की परसेंटेज होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसमें टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा परसेंटेज घेरता है, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिक्लाइन करता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे पता चलता है कि ये कंट्रीज़ अब विकास करना इन्होंने शुरू कर दिया है? वो कंट्रीज़ जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, यानी कि वहाँ पर अब इंडस्ट्रीज़ और टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ पकड़ ली है, तो उनको हम कह देते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की यहाँ पर विकास होना शुरू हो गया है। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे कम वैल्यू ऐड होती है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें वैल्यू ऐड करी जाती है एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में, और उससे ज़्यादा मनी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो करती है, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करती है। और जो ये कंट्रीज़ होती है इसमें क्या होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा होता है पहले के मुकाबले। ये वो कंट्रीज़ होती है जिसमें ग्रोथ बढ़ रही होती है, जिसमें क्या होते हैं लोगों की इनकम राइज कर रही होती है, और बहुत फास्ट पेस लेवल पर लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता है, लोगों का जीने का ढंग अच्छा होना शुरू हो जाता है। इंडिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थी जब वो आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, और इंडिया ने
अपने आप को ध्यान देते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गया। उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को डिक्लाइन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करनी शुरू कर दी। इंडिया के अलावा मलेशिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गया है। तो इंडिया मलेशिया 2 एग्जांपल्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। अब हम पढ़ेंगे अंडर डेवलप्ड नेशंस, उन देशों के बारे में जो वर्ल्ड बैंक ने कैटेगराइज करे है कि वो इन देशों में अभी विकास की कोई प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई हैं, यानी कि इस देश में जो लोगों की कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है। ये वो कंट्रीज़ है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वो देश जहाँ हर इंसान जो उस देश में रह रहा है वो अगर $1005 से $1000 से कम कमा रहा है एक साल में, इसका मतलब है कि वो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है पर कैपिटा इनकम, कि अगर एक देश, जिन देशों में जो वहाँ का रहने वाला लोग है वो एवरेजली $1005 से कम कमा रहा है एक साल के अंदर, तो उनको अंडर डेवलप्ड कंट्री बोला गया है। इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को कैटेगराइज करा है, जैसे कि नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एवरेजली इनकम लोगों की बहुत कम है। एवरेजली एक इंसान वहाँ पर $1005 भी नहीं कमा पाता एक साल में, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये बहुत कम अमाउंट है, इनकम है लोगों के लिए, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है और लोग यहाँ पर पैसों के लिए तरसते हैं, और जो यहाँ का रहने का ढंग है लोगों का वो बहुत ख़राब होता है। लोग अपनी जो है यहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी परसेंटेज इकनॉमी में ज़्यादा होती है, और इंडस्ट्रीज़ और टर्शरी सेक्टर कम होता है। पिक्चर से आप देख सकते हो यहाँ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है, हाइजीन कम है, जो उनके हाउसेस है वो पक्के नहीं हैं। आप देख सकते हो स्ट्रीट्स का कितना बुरा हाल है, लोगों को काफ़ी कम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अच्छे कपड़े नहीं पाते लोग इसमें और अपने आप का ध्यान नहीं रखते। थैंक यू, बाय, अर्चित सिंगला। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर देना, और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।